नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरुकुल में। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक भी कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत परियोजना का जो समालोचनात्मक संस्करण निकला वो किसके प्रधान संपादकत्व में निकला? यानी जो महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण आया तो उसका जो संपादन कर रहे थे तो उसमें प्रधान संपादक कौन थे, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है RN दांडेकर, S राधाकृष्णन, PS सुक्थंकर, RC मजूमदार। तो इनमें से कौन था जिसने जो प्रधान संपादक थे महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के संपादक मंडल के? तो वो थे VS सुक्थंकर महोदय। VS सुक्थंकर महोदय इसका प्रधान संपादक थे। और ये संपादित कहाँ से हुआ था? तो पुणे इंस्टीट्यूट से संपादित हुआ था। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल रिसर्च से संपादित हुआ था महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणरादित्य कौन था? तो गणरादित्य कौन था ये बताना है। गणरादित्य दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे, या बौद्ध उपदेशक थे, या चोल राजवंश का मंदिर स्थापत्य था, या चोल शासक था? तो गणरादित्य कौन था? तो बेसिकली जो गणरादित्य था ये चोल शासक था। और ये गणरादित्य जो है ये प्रांतक प्रथम के बाद शासक बनता है। और इसके बारे में या कालक्रम के बारे में कह लो कि विशेष जानकारी नहीं है। और इसका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा था। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 953 ईस्वी में शासक बना, और कुछ विद्वानों के अनुसार ये 956 ईस्वी में शासक बना। तो ये याद रखेंगे, कुछ 953 ईस्वी में मानते हैं और कुछ 956 ईस्वी में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिनप्रभ सूरी जो थे इनके द्वारा रचित विविध तीर्थ कल्प निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में एक खंड को शामिल करता है? तो उस शहर का नाम बताना है। कौन सा शहर है? कांची है, वाराणसी है, मथुरा है, अयोध्या है? तो उस शहर का नाम बताना है जिसमें विविध तीर्थ कल्प के विविध तीर्थ कल्प में उस शहर के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सा शहर है? कांची है, वाराणसी है, मथुरा है, अयोध्या है? तो शहर हो जाएगा मथुरा। विविध तीर्थ कल्प में मथुरा के बारे में जानकारी मिलती है। और चिनप्रभ सूरी जो हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, यह ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक इनसे बहुत प्रभावित था, इसलिए ये चिनप्रभ सूरी से धार्मिक मामलों में इन्हीं से न्याय करवाता था, चिनप्रभ सूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चूज करने हैं, निकालने हैं। तो मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट नारे को अंगीकार किया गया। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो डिवाइड एंड क्विट नारे को अंगीकार किया गया। अगला है कि भारतीय नौसैनिक रेटिंग्स का विद्रोह बॉम्बे में फरवरी 1946 में शुरू किया गया। माउंटबेटन ने अगस्त 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया था। वीर सावरकर को 1938 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। लॉर्ड जॉर्ज ने स्टील फ्रेम भाषण दिया था। तो इनमें से राइट आंसर चूज करने हैं। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो जैसा कि पहला दिया है कि मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट नारे को अंगीकार किया गया था। तो ये बात सही है कि मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट नारे को अंगीकार किया गया था। और मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ कब था? तो ये बेसिकली हुआ था 1943 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे कि कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का 1943 में हुआ, जिसमें डिवाइड एंड क्विट नारे को अंगीकार किया गया या स्वीकार किया गया। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो भारतीय नौसैनिक रेटिंग्स का विद्रोह बॉम्बे में
फरवरी 1946 में शुरू हुआ था। फरवरी 1946 में भारतीय नौसैनिक रेटिंग्स का विद्रोह शुरू हुआ, तो ये भी सही है। और बेसिकली ये शुरू कब हुआ था, तो ये 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था HMIS तलवार नामक एक जहाज़ से। अगला ऑप्शन क्या है, तो माउंटबेटन ने अगस्त 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया था। तो ये राइट नहीं है, क्योंकि सितंबर में आमंत्रित करते हैं, 2 सितंबर शायद। तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो वीडी सावरकर को 1938 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो वीडी सावरकर को 1938 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था, ये भी राइट है। और हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है, ये ध्यान रखना कि 1915 में इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी बनाए जाते हैं 1915 में, और 1938 में इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्या है, तो अपना ये भी राइट हो जाएगा। और लॉर्ड जॉर्ज ने स्टील फ्रेम भाषण दिया था, ये भी राइट है। लॉर्ड जॉर्ज थे, इन्होंने स्टील फ्रेम भाषण दिया था। लॉर्ड जॉर्ज थे कौन थे, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और ये भाषण दिए कब थे, ये ब्रिटिश PM थे लॉर्ड जॉर्ज, और स्टील फ्रेम भाषण देते हैं 1922 में। और ये सिविल सेवा के उपलक्ष्य में देते हैं लॉर्ड जॉर्ज स्टील फ्रेम भाषण 1922 में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, E सही है, D सही है, C रॉन्ग है, एंड B राइट है, एंड A राइट है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा A B D E, A B D E सेकेंड, यानी जो सेकेंड ऑप्शन है ये अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं, सही कथन छाड़ने हैं। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, ये बताना है। नेक्स्ट है कि बौद्ध महासंघ परिषद कश्मीर में आयोजित हुई थी। बौद्ध महासंघ परिषद कश्मीर में आयोजित हुई थी, ये बताना है। कनिष्क ने तक्षशिला का निर्माण करवाया, ये बताना है। यूनानी वास्तुविद एजिसाल द्वारा पेशावर में स्तूप का निर्माण किया गया था। नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इनमें से राइट आंसर निकालने हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से राइट हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो कनिष्क है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, ये राइट हो जाएगा। और बौद्ध महासंघ परिषद कश्मीर में आयोजित हुई थी, ये भी राइट है, क्योंकि बौद्ध महापरिषद जो 4th थी वो कश्मीर में आयोजित हुई थी कनिष्क के समय। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र, और उपाध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं अश्वघोष। और जो ये बौद्ध परिषद हुई थी कश्मीर में आयोजित चौथी, इसमें जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में स्पष्ट रूप से बढ़ जाता है, विभाजन हो जाता है 2 भागों में बौद्ध संघ का। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। तो ये 2 भागों में कश्मीर में जो आयोजित हुई चौथी बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। और कनिष्क ने तक्षशिला का निर्माण करवाया था, ये रॉन्ग है, क्योंकि तक्षशिला का निर्माण बेसिकली कनिष्क के द्वारा नहीं, राजा तक्ष के द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट जो है, यूनानी वास्तुविद एजिसाल द्वारा पेशावर में स्तूप का निर्माण किया गया था। तो जो यूनानी वास्तुविद थे एजिसाल, तो इनके द्वारा पेशावर में स्तूप का निर्माण किया गया था, यह भी राइट है। नागार्जुन और अश्वघोष जो है ये कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, ये भी राइट है। तो अपना जो रॉन्ग आंसर है वो C है, बाकी A B D E राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, A B D E, थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना राइट है, A B D E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन निकालने हैं जो नीचे दिए गए हैं, यानी जो राइट आंसर हैं वो चूज करने हैं। तो पहला क्या है, तो फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण शीर्षक संगीत प्रबंध की रचना की, ये सही है गलत चूज करना है। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा संगीत की संरचिका थी, ये सही है गलत चूज करना है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नक्शबंदियों ने संगीत का परित्याग कर दिया। तो मोहम्मद आजम ने संगीत को अत्यधिक आघात पहुंचाया। ट्रेवर्नियन ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के बारे में मतलब नहीं जानकारी दी है, तो ये सही है या गलत है ये चूज करना है। तो इसमें
फर्स्ट आप जो दिया है कि फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण शीर्षक संगीत प्रबंध की रचना की, यानी राग दर्पण नामक संगीत ग्रंथ की रचना फ़कीरुल्लाह द्वारा की गई है, ये राइट है, ए राइट हो जाएगा। बी, औरंगजेब की पुत्री तो जो थी जेबुन्निसा वो संगीत की संरक्षिका थी, ये भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नक्शबंदियों ने संगीत का परित्याग कर दिया, ये रॉन्ग है, क्योंकि नक्शबंदियों ने संगीत का परित्याग नहीं किया था। मोहम्मद आजम ने संगीत को अत्यधिक आघात पहुंचाया, यह भी रॉन्ग है, क्योंकि मोहम्मद आजम ने संगीत को आघात नहीं पहुंचाया था। और ट्रेवनियर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया है, यह भी रॉन्ग है, क्योंकि ट्रेवनियर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति का उल्लेख किया है। तो सी डी ई तो रॉन्ग हो गई, बचा क्या, ए एंड बी अपना आंसर हो जाएंगे। ए एंड बी किस में है, फर्स्ट में, तो पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही कथन छांटने हैं। तो नवंबर 1942 में कोंताई में स्वराज पंचायत की शुरुआत की गई। नवंबर 1942 में कोंताई में स्वराज पंचायत की शुरुआत की गई। ताम्रलिप्ति जातीय सरकार की महिला निकाय को भगिनी सेना के नाम से जाना जाता है, यानी जो ताम्रलिप्ति में जातीय सरकार स्थापित हुई उसकी जो महिला निकाय थी, यानी महिला टुकड़ी थी, उसको भगिनी सेना के नाम से जाना जाता है। ये सही है या गलत बताना है। और तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार के मुखपत्र विप्लवी को शुरू किया गया था। तो जो मुखपत्र विप्लवी था ये तामलुक की समानांतर सरकार का मुखपत्र था विप्लवी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तलचर में चासी मूलिया राज की स्थापना की गई थी। तलचर में चासी मूलिया राज की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये बताना है। और तामलुक में चासी मूलिया राज सामंती जमींदारों की एक सरकार थी, ये सामंती जमींदारों की एक सरकार थी, ये सही है गलत ये बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि सही कौन कौन से हैं भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में नवंबर 1942 में कोंताई में स्वराज पंचायत की शुरुआत की गई थी। नवंबर 1942 में कोंताई में स्वराज पंचायत की शुरुआत की गई थी, ये राइट है, ए राइट। ताम्रलिप्ति जाति सरकार की महिला निकाय, यानी जो महिला टुकड़ी थी उसको जो है भागिनी सेना के नाम से जाना जाता था, ये भी राइट है। सी जो दिया है कि तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार ने मुखपत्र विप्लवी को शुरू किया, यानी जो विप्लवी था ये जो तामलुक में समानांतर सरकार स्थापित हुई थी उसका मुखपत्र था, यह भी राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तलचर में चासी मूलिया राज की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तलचर में चासी मूलिया राज की स्थापना की गई थी, यह भी राइट है। एंड जो नेक्स्ट दिया है कि तामलुक में चासी मूलिया राज समानांती यानी सामंती जमींदारों की एक सरकार थी, ये रॉन्ग है, क्योंकि सामंती जमींदारों की सरकार नहीं थी, ये आम जन द्वारा स्थापित सरकार थी। तो अपना ई रॉन्ग हो जाएगा और जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बी सी डी यानी थर्ड नंबर अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन निकालने हैं। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु भिठूर में हुई। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु भिठूर में हुई, ये बताना है सही है गलत है। नेक्स्ट जो है कि 1813 में होलकर एवं अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये चूज करना है। सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं नेपाल के राजा के मध्य हुई, सुगौली की संधि। नेक्स्ट है कि अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1793 में हुई। महाजी सिंधिया ने सिख प्रमुखों के साथ एक मैत्री संधि की थी मई 1785 में। सिख प्रमुखों के साथ एक मैत्री संधि की थी महाजी सिंधिया ने, ये बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि राइट कौन से हैं। तो जो फर्स्ट दिया है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु भिठूर में हुई, ये राइट है। और पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है ये अंतिम पेशवा था और 8वां पेशवा था, और इसको 1818 में भिठूर भेज दिया जाता है जब मराठा संघ को समाप्त कर दिया जाता है, और यहीं पर इसकी 1853 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग डेट याद रखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट वगैरह जो भी है उसमें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर लगाने बहुत देता है। तो डेट और ईयर याद रखेंगे, डेट नहीं तो कम से कम ईयर जरूर याद रखेंगे, जिससे कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाया जा सके। एंड नेक्स्ट जो दिया है कि वर्ष 1803 में होलकर एवं अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, ये राइट नहीं है। सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं नेपाल के राजा के मध्य हुई।
तो सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के राजा के मध्य हुई, ये भी राइट है, क्योंकि सुगौली की संधि जब होती है तो उससे पहले एंग्लो नेपाल वार चल रहा होता है 1814-16 के मध्य। उसी के मतलब उसी वार को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और नेपाल के राजा के मध्य में सुगौली की संधि साइन की जाती है, और ये 4 मई 1816 को लागू होती है। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1793 में हुई, ये रॉन्ग है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु जो है ये 1795 में होती है, और इनका जन्म जो है वो 1725 में होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। महाजी सिंधिया ने सिख प्रमुखों के साथ एक मैत्री संधि की थी, तो महाजी सिंधिया ने सिख प्रमुखों के साथ एक मैत्री संधि की थी, ये राइट है। और ये संधि हुई कब थी? तो मई 1785 में संधि की गई थी महाजी सिंधिया और सिख प्रमुखों के साथ। तो अपना रॉन्ग आंसर कौन कौन सा है या राइट कौन कौन सा है? तो राइट हो जाएगा ई राइट है, सी राइट है एंड ए राइट है, तो ए सी ई राइट आंसर हो जाएगा ए सी ई 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। तो वाचस्पति, पद्मपाद, श्रीहर्ष, शंकर, इनको मिलाना है। उपदेश सहस्री, खंडन खंड खाद्य, भामती और पंचपादिका। तो मिलान करेंगे सभी लोग। तो पद्मपाद जो है ये पंचपादिका रचना जो है पद्मपाद की है, पंचपादिका। श्रीहर्ष का है खंडन खंड खाद्य, और वाचस्पति का है भामती, शंकर का है उपदेश। मिलाएंगे सभी लोग। शंकर का है उपदेश सहस्री, तो राइट आंसर ए का 3rd, बी का 4। देखते हैं क्या होगा। ए का 3rd सेकंड में है, तो अपना राइट आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा। ए का 3rd है तो सेकंड हो जाएगा, ए का 3rd, बी का 4, यानी राइट आंसर अपना सेकंड हो जाएगा। ए का 3rd, बी का 4, सी का सेकंड और डी का 1st। एक बार और देख लेते हैं इसको। तो वाचस्पति की जो रचना है वो है भामती, और पद्मपाद की है वो है पंचपादिका, श्रीहर्ष की है खंडन खंड खाद्य सहस्री। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।